12:45 ये एक ऐसा वक्त होता है जब लोग मीठी निद्रा में लीन होते हैं। अनुमन की रात एकदम शांत होती है, सभी जीव अपनी निद्रा में भी लीन हो जाते हैं। रात के इस शांति में शेष घड़ी की टिक टिक सुनाई देती है, जो उस रात 12:45 का समय दिखा रही होती है। रजत अभी भी फिलहाल फोन पर व्यस्त है। खिड़की के बाहर चांद की रोशनी आज कुछ धीमी है। ठंड भरी शीतल हवा खिड़की के दरवाजे में बनी पतली सी जगह से हवा गुजरते हुए रजत को ऐसा महसूस करती है कि कोई उसे छू रही है, अपने कोमल हाथ से उसे अपने ओर बुला रही है। तभी अचानक रजत के कान में एक प्रेम से लवरेज आवाज आती है, रजत तुम सिर्फ मेरे हो, मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं होने दूंगी। रजत यह सुनकर काफी घबरा गया। उसने डर के मारे अपना फोन बेड पर रखा और खिड़की की तरफ भागा, लेकिन खिड़की से कोई नहीं दिखा। वह जैसे ही खिड़की फिर से बंद कर वापस बेड की तरफ मुड़ा तो चांद की रोशनी में एक परछाई से उसका सामना हुआ। उस परछाई का एक हाथ उसके गर्दन को दबोचा और उसे फर्श से कुछ इंचेस के ऊपर लाकर नीचे फिर से उसे फर्श पर जोरों से पटक दिया। वह उसी वक्त बेहोश हो जाता है और होश में आने के लिए सूर्य के प्रकाश के आने का समय लेता है। रजत की अपने माता पिता से बिल्कुल भी नहीं बनती थी। वह हर समय किसी न किसी विषय पर अपने माता पिता से विवाद कर देता था, यानी कि कोई इसकी बात वो मानता ही नहीं था। उसके जीवन में रिश्ते का कोई मूल्य था ही नहीं। वह अपने माता पिता को मात्र एक एटीएम मशीन की तरह मानता था कि जब चाहे वो इस्तेमाल कर लिया करता था। अगली सुबह भी यही हुआ। उसने होश में आने के बाद अपने साथ हुए पिछली रात की घटना को स्मरण करने लगा, जिससे उसके माथे पर चिंतित रेखा के साथ पंखा चलने के बावजूद पसीने से भीगा हुआ था। रजत उसी अवस्था में घबरा कर अपने पापा के पास पहुंचता है। वह इतना घबराया हुआ होता है कि उसके मुख से उसके शब्द भी अच्छे से नहीं निकल पा रहे थे। वह अपने पिता से वह बात बताना चाहते हैं, लेकिन कुछ कह नहीं पाता है। उसके पापा उसको गुस्से में देखते हैं और कहते हैं कि कुछ बोलेगा या हमेशा की तरह कुछ सुनाने आए। रजत के चेहरे के भाव अब डर की जगह गुस्से में बदल गई और उस स्थिति में अपने पापा को ही सुना दिया और गुस्से में वह घर से निकलकर अपने कॉलेज में पहुंचा, जहां उसका इंतजार उसका दोस्त और डिम्पल कर रही थी। उन दोनों को उसने अपने साथ हुई घटना को बताया। उसके दोस्त ने उसे कहा, तेरा वहम होगा भाई, कोई लड़की तेरे को कैसे उठा सकती है, वह भी सिर्फ एक हाथ से। यह बात कहते ही रजत का दोस्त और उस डिम्पल जोर से ठहाके मारने लगे। यहाँ मेरी जीवन की लगी हुई है और तुम्हें बेशर्म होकर हंस रहे हो। अरे तू इतना क्यों डर रहा है, सब ठीक हो जाएगा। रजत के दोस्त ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, लेकिन रजत ने अपने मन में यही ठान लिया था कि वह अब अपने घर नहीं रुकने वाला। सब छोड़कर कह दूर चला जाएगा, ऐसा वो कह रहा था। रजत का यह फैसला सुनकर उसका दोस्त उससे रुकने की सलाह देता है और कहता है कि रजत को अपने परिवार को अकेले छोड़ने की ख्वाहिश नहीं रखनी चाहिए, लेकिन वह ठान चुका था कि उसे अपने परिवार से कोई मतलब नहीं है। वह यही सोचता था कि कोई उसके परिवार उसको प्रेम भाव नहीं रखते। इस पर डिम्पल कहती है कि अगर तुमने नक्की कर लिया है कि तुम आज की रात यहाँ नहीं रुकने वाले, तो शहर लखनऊ चलना, वहाँ अपनी नई जिंदगी शुरू करना। रजत को डिम्पल का सुझाव राज आ जाता है। रजत ने डिम्पल के कहने पर घर ने अपना बैग को सही तरह से पैक कर चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाता है। डिम्पल ने उससे प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आने को कहती है। रजत 10 बजे छुप कर
अपने गृह से प्रस्थान करता है। उसे बाहर जाने में अजीब लगता है। रजत का यह रात बाकी से अलग होती है। मौसम में सर्द हवा की मौजूदगी तो होती है, लेकिन फिर भी रजत को घुटन महसूस कराती है। जैसे समय का पहिया रात के 12:45 तक आ गया, तब प्लेटफॉर्म पर एक ट्रेन की एंट्री होती है। रजत पूरा घबराहट से भरा हो जाता है। डिम्पल अभी तक रेलवे स्टेशन पर नहीं पहुंचती है। स्टेशन भी पूरी तरीके से किसी श्मशान घाट का रूप धारण कर चुका होता है। रजत को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। डिम्पल का इंतजार करते हुए उसने इधर उधर दिशा में अपने चक्षु को दौड़ाया, लेकिन डिम्पल कहीं नहीं दिखी। तभी फिर से एक ध्वनि रजत के कान में गूंजती है। रजत, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहे हो? सॉरी, मैं तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा था। यही वही आवाज़ भी जिसे रजत ने अपने रूम में सुनी थी। इसमें भी वही भाव की दस्तखत थी। फिर वह आवाज़ एक भयंकर हंसी के वस्त्र पहन लेती है। रजत अपना होश खो चुका होता है। तभी वो आवाज़ ट्रेन का दरवाज़ा खोल उसके सामने आती है। यह कोई अन्य नहीं बल्कि डिम्पल होती है। रजत डिम्पल को देखकर लंबी सांस लेता है। वह जल्द से उसका हाथ थामे ट्रेन पर बैठ जाता है, लेकिन ट्रेन के भीतर का दृश्य देख वह घबरा जाता है। वो उसकी अवस्था में पहुंच जाता है। ट्रेन में कोई भी अन्य नहीं होता। रजत डिम्पल से इसके बारे में पूछता है तो डिम्पल उसे कहती है कि यह ट्रेन स्पेशल है, जो केवल एक ही बार चलती है। हफ्ते में जिस डिब्बे में वह बैठे वह महंगा है, इसलिए कम ही लोग यहाँ सफ़र करते हैं। रजत डिम्पल की बात मान जाता है। ट्रेन में घुसते ही डिम्पल उससे कहती है कि उसे बाथरूम जाना है, तो रजत अपनी सीट पर बैठे। रजत जैसे जैसे अपने सीट पर जा रहा होता है, उसे कुछ जानी पहचानी कई लोगों की बात सुनाई देती है, जिससे वह कभी अवगत हो जाता है। उसकी वही आवाज़ पहले भी सुनी हुई होती है। उसे लगता है कि काफ़ी थक गए हैं, इसलिए खाली ट्रेन से आवाज़ आ रही है। वह अपनी सीट पर बैठने के लिए पहुंचता है तो वहां एक लड़की घूंघट ओढ़े जोर से आंसू बहा रही होती है। रजत उस लड़की से पूछता है कि वह क्यों रो रही है, तो जवाब मिलता है कि लड़की का किसी से रैप किया है और उसका आरोपी बाथरूम में गया है। रजत उस लड़की को चेहरा दिखाने के लिए कहता है ताकि वह मरहम पट्टी लगा सके। जैसे लड़की घूंघट ऊपर करती है तो उसका चेहरा देख रजत चकित हो जाता है। वह अपना बैग जो का त्या रख बाथरूम में तरफ भागता है और जोर जोर से डिम्पल को पुकारता है। डिम्पल तो नहीं होती, लेकिन उसका बाथरूम में इंतज़ार वह लड़की कर रही होती है। वह अपना होश बुरी तरह से खो चुका होता है। उस लड़की से जान बचाने के लिए वह ट्रेन से कूद जाता है। इसी में उसका जान चला जाता है। आखिर में उसका फ़ोन जो डर के मारे वह ट्रेन की सीट पर भूल जाता है, उस पर एक मैसेज आया होता है जिस पर लिखा होता है, सॉरी जान, मैं तुम्हें बताना भूल गई थी कि मेरे अपने शहर जाने का प्रोग्राम कैंसिल हो गया था। दोस्तों के साथ डिस्को में गई थी। आई होप तुम समझोगे। लव यू। अगर आपने इस कहानी को अंत तक देखा है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि ये जो कहानी है वो बहुत ही स्टफिक थी। तो आपने सुनी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। ऐसी भी नई जानकारी मैं इस चैनल पे लाता रहता हूँ।